काफ़ी दिनों से मोटो इंथुजियास्ट्स के अंदर और बाइक लवर्स के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और इस कंफ्यूजन का रीज़न है एक ऑब्वियसली बाइक। कुछ महीने पहले होंडा ने एक बाइक लॉन्च किया था, तो उस बाइक का रिस्पॉन्स उन्हें इतना अच्छा नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक में कुछ कमी थी, लेकिन बाइक जिस प्राइस टैग में लॉन्च हुआ था लोगों को लगता था कि वो ओवर प्राइस्ड है, और कंपटीशन के हिसाब से बाइक उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका स्पेक शीट यही इंडिकेट करता था। लेकिन आपको शायद पता होगा दोस्तों कि सिर्फ एक स्पेक शीट के आधार पे किसी प्रोडक्ट को हम जजमेंट नहीं दे सकते, चाहे वो बाइक हो या फोर व्हीलर हो या कोई भी चीज़ हो। तो जब तक उसे हम रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं करेंगे, जब तक किसी भी बाइक को हम रियल वर्ल्ड में रास्तों पे नहीं भगाएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि उसका एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। तो आपकी तरह मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ अभी। तो चलो फिर चलते हैं और बाइक को करते हैं राइड और एंड करते हैं इस कंफ्यूजन को। सो मिलते हैं आपसे रोड पे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हम अभी रास्ते में निकल पड़े हैं। ये रास्ता नया नया यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक व्यू दिया जाए। So guys, here is the vehicle that I was talking about, Honda CB300F। पिछले कुछ हफ्तों से इस बाइक के ऊपर बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, और उसका मेन रीज़न यही है कि इस बाइक का प्राइस अब 64,000 घट गया है, लगभग 2,07,000 हो गया है। मतलब जो 150 और 200 सीसी के रेंज के गाड़ी है, उसके प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी अब फॉल करने लगा है। सो कंपटीशन वाइज देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन बहुत हाई है प्राइस रेंज के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि मतलब इसका जो लुक है वो बहुत तरफ से होंडा 2.0 से रिजेंबल करता है। अगर सामने से देखो तो हाँ, होंडा 2.0 जैसा लाइट दिख रहा है, लेकिन साइड से अगर देखो, जो टैंक के पास से ये श्राउड निकला है, ये वाला थोड़ा सा लेंदी है। मतलब होंडा 2.0 का इस साइड इस तरफ आता है और ये इस साइड से एक्सटेंडेड है। और पीछे अगर मैं दिखाऊँ आपको, पीछे का जो टेल सेक्शन, पीछे हॉर्नेट का एक्स शेप का टेल लैंप आता है, और इसका ऐसा है। मैं जला के भी दिखाऊंगा आपको। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है थोड़ा सा रेस किया हुआ है हॉर्नेट 2.0 के मुकाबले। लेकिन जब आप इंजन के सामने आते हो तो आपको डिफरेंस पता चलता है। यहाँ पे एक ब्रोंज और ब्लैक कलर का डुअल टोन मेटालिक फिनिश दिया हुआ है इंजन के ऊपर। और टू बी स्पेसिफिक, ये देखो शायद आपको दिख जाए, क्योंकि ये हाँ ये वाला 293.52 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4 वाल्व इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है लगभग 24.14 PS ऑफ पावर at 7,500 RPM and 25.6 Nm of torque at the rate of 5,500 RPM। सो आप मालूम कर सकते हो कि बहुत ही लो रेंज के RPM में सारा का सारा पावर हमें अवेलेबल है। सो गाड़ी बहुत ही टॉर्की एक नेचर का इंजन दिया हुआ है इसमें। सामने की तरफ आए तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 276 mm front disc grabbed by Nissin calipers along with ABS, 2 gold anodized suspensions शुआ की तरफ से। ये देखो, जो राइडिंग स्टेबिलिटी को बहुत ही एनहांस करता है। इसके साथ यहाँ पे ऑयल कूल्ड का फीचर दिया हुआ है ऑयल कूलिंग के लिए। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 220 mm रियर डिस्क ब्रेक विथ ABS सिस्टम, मतलब डुअल चैनल ABS के साथ ही आता है। और पीछे आपको 150/60 R17 रेडियल टायर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। और सामने है 110/70/17। गाड़ी में जितने भी लाइट यूज किया हुआ है पूरा का पूरा LED है।
कहीं पर भी हेलोजन बल्ब आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। इस तरफ नंबर प्लेट होल्डर का जगह दिया हुआ है। सामने की तरफ एलईडी लाइट्स, पीछे भी आपको एलईडी मिलता है। और ये रहा इसका हैज़र्ड स्विच का बटन, राइट साइड पे दिया हुआ है। एक किल इंजन किल स्विच ऑन ऑफ, इसे जलाते ही देखो। सपोज आप मान लो कि अंधेरे में आप चल रहे हो और फॉगी वेदर है, तो उस वेदर में ये चीज़ बहुत काम में आता है मेरे ख्याल से। जितने भी लोग राइड करते हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। और ये रहा इसका टेल सेक्शन, टेल लैम्प। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि पीछे से ये हॉर्नेट 2.0 की तरह लगता है कि नहीं। और यहाँ पे स्प्लिट सीट दिया हुआ है। मैंने अभी अभी चलाया गाड़ी को, तो सीट तो बहुत ही कंफर्टेबल है। और एक इसका जो हैंडल का पोजीशन है, हैंडल का पोजीशन थोड़ा सा बहुत ही अपराइट दिया हुआ है। तो राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से, राइडिंग जो ट्रायंगल जिसे कहते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है गाड़ी। और आप ठीक तरह से नोटिस करोगे तो देखो बीच का जो पोजीशन है ये थोड़ा सा मोटा दिया हुआ है और इस तरफ एंड की तरफ पतला है। सो होंडा का कहना है कि ऐसे करके राइडिंग का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें आपको 14.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो लगभग आप मान के चलो इस गाड़ी का माइलेज है 30-35 आप पकड़ के चल सकते हो। तो 490 अप्रॉक्स आपको रेंज मिल जाएगा लॉन्ग राइड पे। और सिटी में 28 to 30 तो आपको मिल ही जाएगा। तो अच्छा खासा रेंज है इस गाड़ी का। और ये रहा इसका ORVM, व्यू अच्छा है। मैं थोड़ी देर में आपको चला कर भी दिखाऊंगा। ये रहा ABS का टैग यहाँ पे और होंडा का ब्रांडिंग इस तरफ। सबसे अच्छा चीज़ ये वाला मुझे लगा, ब्रॉन्ज एंड ब्लैक डुअल टोन फिनिश में आपको इंजन मिलता है। नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको रियर काउल मिल जाता है। दो इट्स फाइबर बट या इट्स ओके। whenever you are hitting a bumper or whenever you are hitting a speed breaker and you are cruising like 60-70 kilometers per hour, so it's better to have such a thing so you can protect your bend pipe as well. पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिलता है पकड़ने के लिए। अगर कोई मतलब बैठता है तो यहाँ पे पकड़ के रख सकता है वो। और ये वाला है आपका ब्रेक ऑयल का, आप इसे बंद करते हैं। पीछे आपको मिलता है 5-way एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है जो प्रीलोड के लिए एडजस्टेबल है। तो आप आपके राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो। इस तरफ आपको फाइबर का साड़ी गार्ड दिया हुआ है। अभी तो इंडिया में सारे बाइकों में तो ये मैंडेटरी किया जा चुका है, आप जानते हो। फुट पैक्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है, नो इश्यूज इज देयर। और फाइबर की अगर बात करें तो हाँ, इट्स गुड। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो टैंक का शेप है मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आप ऐसे बैठते हो तो टोटली आपका पैर इसके अंदर टक इन हो जाता है। तो एक अच्छा फीचर मुझे लगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं बैठा हूँ Honda CB300R के ऊपर और इस तरह का कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है। सिग्नल पे खड़े हैं, थोड़ी देर में सिग्नल निकल जाएगा, उसके बाद चला के देखेंगे। हॉर्न का प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, मैं नीचे ढूंढ रहा था इसका। और इंडिकेटर बटन दिया हुआ है नीचे, तो देखो
गाड़ी का कार्बोरेट है 153 kgs, सो पावर टू वेट रेशियो गाड़ी का अच्छा है। और सीट हाइट है 614 मिलीमीटर। तो अगर आप एक शॉर्ट हाइटेड इंसान भी हो तो भी आपको इस गाड़ी को चलाने में इतना दिक्कत नहीं होगा। 1390 मिलीमीटर का व्हील बेस दिया हुआ है, जिससे राइडिंग स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा मिलता है। मतलब हाई स्पीड में गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ऑब्वियसली होंडा है तो गियर बॉक्स स्मूथ है। बहुत ही कंफर्टेबल एंड रिफाइंड इंजन है। केटीएम में जैसे वाइब्रेशन फील होता है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है इसमें। बहुत ही स्मूथ जा रहा है गाड़ी और बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब स्ट्रेट हैंडल बार है इसका, अपराइट पोजीशन में आप बैठते हो। वाओ मैन, आई एम क्रूजिंग एट 4000 RPM एंड इट ऑलरेडी शोइंग इट्स कैरेक्टर। यहाँ पे सिटी के अंदर ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच अवेलेबल नहीं है, नहीं तो इसका टॉप स्पीड भी आज चेक कर लेते हैं हम। वैसे मेरे ख्याल से 150 तो आसानी से ही टच हो जाती होगी, क्योंकि 300 सीसी का इंजन है और इतना लोअर RPM में इतना सारा पावर मिल रहा है, तो इजीली इट विल मेक द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 kmph। शायद आपने नोटिस किया होगा कि लेफ्ट हैंडल पे कुछ कीज़ माउंटेड है, 4 कीज़ है वहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो मेनू है उसे आप एक्सेस कर सकते हो। लेट्स सी हाउ इट्स टर्निंग रेडियस इज। तो टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 5500 RPM से ही आपको जो टॉर्क फिगर वो मिलना शुरू हो जाता है, और 7500 RPM के आसपास इसका जो पावर है वो पावर आपको मिलता है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो मैं 6 गियर पे हूँ और स्टिल आई कैन क्रूज अराउंड 38, 37। No engine knocking, nothing at all. So this is the benefit of such a high torque motor coming at lower RPMs. 177 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आप आराम से गड्ढों के ऊपर से या स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजर सकते हो। ये देखो, आपका अंडर कर्ल टच नहीं होता। इस गाड़ी के अंदर आपको डायमंड चेसिस टाइप फ्रेम मिल जाता है, जो कि रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से अच्छा है। लेकिन जो स्विंग आपको मिलता है वो बॉक्स टाइप का है। नॉर्मल जो बॉक्स टाइप देखने को मिलता है वही है। आराम से आप 60-70 के स्पीड में विदाउट एनी नॉकिंग आप घूम सकते हो उसमें। But you have to shift it to 5th gear, unless until whenever I was in 4th gear, some vibrations in the foot pegs that I was feeling. अभी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि सामने सिग्नल है। आपने देखा कि कैसा हाई रेविंग मोटर है ये। CB300F में आपको USB Type-C चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि हेडलाइट के पीछे लेफ़्ट साइड में माउंटेड है, तो अलग से आपको वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द गो आप आसानी से ही अपना मोबाइल और डिवाइस चार्ज कर सकते हो। अनइवन सरफेस के ऊपर थोड़ा सा चला के देखते हैं कि इसका सस्पेंशन सेटअप किस तरह से फीडबैक देता है। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है डिलक्स और दूसरा है डिलक्स प्रो। दोनों में अंतर बस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का है।
लेकिन वो भी अगर आप इंटरकॉम यूज़ करते हो या फिर कोई ब्लूटूथ हेडसेट आपके पास है तो ही काम में आने वाला है, क्योंकि वॉइस गाइडेड नेविगेशन उसमें आता है और कुछ मोबाइल कनेक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, वो सारे चीज़ें अवेलेबल है। तो यही बस डिफरेंस है। बम्प्स में आपको बिल्कुल भी जर्किंग नहीं होता है जैसे मेरा KTM में होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्टीफर सेटिंग में है उस गाड़ी का सस्पेंशन, और होना भी चाहिए क्योंकि हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको स्टीफर सस्पेंशन सेटिंग ज़रूरत होता है। इसका भी है लेकिन उतना भी नहीं है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, स्टिल आई कैन क्रूज एट 15, 16, 17, कितना तक जाता है देखते हैं। ये देखो मैंने छोड़ा हुआ है, एक्सेलेरेटर पूरा छोड़ा हुआ है, 3rd गियर में मैं हूँ, लेकिन इट्स स्टिल गोइंग इन 13, 14 ऐसे करके चल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक टॉर्की मोटर है, इसलिए ये बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पे। फ्रंट का बाइट तो बहुत ही अच्छा है, पीछे का बाइट भी बहुत अच्छा है क्योंकि डुअल चैनल ABS के साथ आता है। ये देखो मैंने पूरा ब्रेक छोड़ा हुआ है फ्रंट का, थोड़ा सा खींचेंगे गाड़ी को, ब्रेक पूरा मैंने छोड़ा हुआ है और देखो रुक गया। अभी आपको फ्रंट का दिखाता है, सिर्फ फ्रंट का मैं मारूंगा, देखो एक चीज़ है दोस्तों कि आपको उतना मतलब आई बॉल्स अट्रैक्शन नहीं मिलता। हो सकता है कि ये होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस बाइक को चला रहा हूँ। अब करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड करना चाहूँगा ड्यूक 125 एंड ड्यूक 200 को। दोनों ही बेसिकली बाय लुक्स सेम ही बाइक है, जस्ट इंजन को छोड़ के। इसमें तो फिर भी हॉर्नेट 2.0 के मुकाबले कुछ एलिमेंट्स आपको अलग मिलता है, अगर आप क्लोज से नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और हॉर्नेट से बहुत ही फीचर रिच बाइक है ये। कंफर्ट वाइज भी हॉर्नेट इसके सेगमेंट में नहीं आ सकता, लेकिन जो परफॉर्मेंस है, गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है, उस हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है और एक परफॉर्मेंस बाइक आज की तारीख में आप ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लाइट भी ठीक ठाक मिल जाता है आपको, ये देखो LED लाइट का सेटअप दिया हुआ है, क्योंकि रात में लाइट का इफेक्ट कैसा आता है इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम इसको लेकर घुमा जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल जो रात का इफेक्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। रात में रास्तों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाता है टोटली। अगर आप एग्री करते हो मुझसे तो कमेंट करके बताना। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो 300cc जो सेगमेंट है हमारे कंट्री में, तो उस हिसाब से एक गाड़ी थोड़ा सा अंडर पावर है, ये मुझे भी पता है। लेकिन इस गाड़ी का जो इंजन ट्यूनिंग है वो मिड और लो रेंज के जो RPM से उसको टारगेट में लेकर बनाया हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जिस प्राइस टैग में आज ये अवेलेबल है वो ट्रूली एक अनबिलीवेबल डील है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और देखो थ्रो, देखो इसका लाइट का थ्रो देखो, बहुत ही अच्छा थ्रो है, देखो रास्ते में। सो ये था मेरा रिव्यू ऑन CB300F। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक कर देना, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे किसी नेक्स्ट राइडिंग स्टोरी में। सो स्टे सेफ एंड बाय।